सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं, यानी सेशन 2021 में जो एंट्रेंस हुआ था बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जेके बोपी की तरफ से। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, N2 + 3 times H2 gives us twice NH3। ये हेबियर्स प्रोसेस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 4 × 10⁴ पास्कल्स। पार्शियल प्रेशर N2 का दिया गया है, H2 का भी दिया गया है 2 × 10⁴ पास्कल्स, एंड NH3 का भी दिया गया है 5 × 10⁴ पास्कल्स। कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। यहाँ पर आपको पता है कि N2 गैसियस फॉर्म में होता है, H2 भी गैसियस फॉर्म में होता है, एंड NH3 भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम Kp कहते हैं। Kp आपको पता है किसके बराबर होता है, या सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो हेबर्स प्रोसेस में, यानी N2 + H2 gives to us NH3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट यहाँ पर NH3 है, यानी अमोनिया है। यहाँ पर कंसंट्रेशन के बदले हमको पार्शियल प्रेशर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये गैसियस फॉर्म में हैं। P of NH3, ओके, P of NH3 टू द पावर 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर्स पे चढ़ता है। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स क्या हैं, P of N2 × P of H2 टू द पावर 3, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 3 है, ये पावर में चढ़ेगा। सिंपली फिर आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं। P of NH3 दिया गया है 5 × 10⁴, P of N2 भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 × 10⁴, एंड P of H2 भी दिया गया है 2 × 10⁴। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करो, और यहाँ पर NH3 का स्क्वायर है, पार्शियल प्रेशर जो NH3 का स्क्वायर है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। N2 का यहाँ पर सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 3 है। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करो और इसको सॉल्व करो, और कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर करके इसका आंसर लिखना, कौन सा इसका ऑप्शन है। सिंपली आपको कैलकुलेट करना है और वैल्यूज़ देने हैं, सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोड रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता है। तो प्लेटिनम आपको पता है कि एक प्रीशियस मेटल है, इसी को यूज़ किया जाता है एज इनर्ट इलेक्ट्रोड फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ए कंपाउंड X अंडरगोज फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन टू गिव द प्रोडक्ट ओरियन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। यहाँ पर आपको बोलना है कि जो आपका कंपाउंड X है इनमें से कौन सा है। कंपाउंड X यहाँ पर फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन इसकी हो रही है, और एक प्रोडक्ट यानी एक पॉलीमर दे रहा है ओरियन, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, इसको हम जो पॉलीएक्रोनाइट्राइल भी कहते हैं, ओके, ओरियन को। इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो है एक्रोनाइट्राइल। कौन सा, एक्रोनाइट्राइल। कंपाउंड X क्या है, एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के बाद ये एक पॉलीमर बनाता है, उसका नाम है ओरियन या पॉलीएक्रोनाइट्राइल इसको भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहले आपको 2 स्टेटमेंट्स को रीड करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज सब्लिमेशन। जो यहाँ पर मिक्सचर हैं, एक तो नेप्थलीन का और बेंजोइक एसिड का, इनको हम सेपरेट करते हैं
बाय देयर मिक्सचर, इनको हम सेपरेट करते हैं एक प्रोसेस की मदद से जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये आपको बोलना है ये ठीक है या गलत है। ऑप्शन सेकंड जो है, सॉरी जो स्टेटमेंट सेकंड है, द बेस्ट सूटेड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ पैरा एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम 1:1 मिक्सचर इज स्टीम डिस्टिलेशन। तो जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि जो आपका नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड हैं इनको हम सेपरेट करते हैं सब्लिमेशन से। ये बेस्ट मेथड हैं नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड को सेपरेट करने के लिए, सब्लिमेशन, ये याद रखना। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी ठीक है। जो आपके दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनका जो 1:1 मिक्सचर है इनको हम सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसी की मदद से हम डिस्टिलेशन की मदद से हम इनको सेपरेट करते हैं, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 95, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन HCl का होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज HCl क्या है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर HCl है। जैसे आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जो आयन्स या H+ ईजीली यानी स्ट्रॉन्गली रिलीज़ करते हैं या फास्टली रिलीज़ करते हैं H+ आयन्स। जब यहाँ पर आयन जनरेट हो गए तो ऑब्वियसली करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर बेस्ट होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि H+ ईजिली या जल्दी रिलीज़ करता है। सो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट और A एंड B इन द रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। A एंड B आपको यहाँ पर बोलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ईथीन है, प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस H2O यानी वाटर है। इसको यहाँ पर इन तीन चीज़ों को रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड टेम्परेचर क्या है 673। सो यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन है इसमें क्या बनता है, पहले यहाँ पर एक प्रोडक्ट A बनता है, उसको फिर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है Cu इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। सो जो A यहाँ पर बनता है जब हम ईथीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H673 एंड इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपेनोइक एसिड एक ही ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है कि फिर क्या रिएक्शन होती हैं क्या नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली बी क्या होगा, फिर ईथेन होगा। सो ए यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड है एंड बी ईथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए गैस लिक्विड सॉलिड सिस्टम कंटेनिंग सिंगल कंपोनेंट। तो जो ये सिलेबस जो ये क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन भी ढूंढा, क्योंकि ये 11th एंड 12th के सिलेबस पे नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो जब मैंने इसको नेट पे ढूंढा तो ये जो क्वेश्चन है ये हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, ये आपको BSc MSc में ये क्वेश्चन मिलेगा केमिस्ट्री से। तो जब मैंने नेट पे ढूंढा मुझे ये पता चला कि ये हायर क्लासेस का क्वेश्चन है, क्योंकि 11th एंड 12th में ये नहीं है। ये फेज इक्विलिब्रिया एक चैप्टर है या आप एक टॉपिक हैं, तो ये उसी से रिलेटेड हैं। सो कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ गैस लिक्विड सॉलिड सिस्टम कंटेनिंग सिंगल कंपोनेंट। सो जो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये वो वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है जो आप मोनो एटॉमिक केस के लिए पढ़ते हो, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। सो इसके लिए एक फार्मूला है F = C - P+2। F यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, C यहाँ पर कंपोनेंट है, P यहाँ पर फेज हैं और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। सो हमारे पास यहाँ पर सिंगल कंपोनेंट इसने बोला है, तो C के बदले आ जाएगा 1 क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है, -P यानी फेज। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फेजेस हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सो 1 - 3 + 2, सो ये आपका आ जाएगा 0। ओके, सो ये आपका आ जाएगा 0। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 0। सो यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, F = C - P+2। सो इसमें 0 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बोलना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन डी, फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम कंटेनिंग 2 फेजेस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 1। सो जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड ये वाला पॉइंट भी है। तो उसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सी का मतलब कंपोनेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कंपोनेंट यानी सी का 1 आ जाएगा, सिंगल यानी एक ही कंपोनेंट है, माइनस पी का मतलब फेजेस, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फेजेस हैं, प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, सो एक यहाँ पर आ जाएगा। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो ऑप्शन डी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो आप केटीजी पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके मुताबिक आपको पता है कि उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट गैस पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। यस, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जो उनका कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑप्शन ए की बात अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये भी जो ये यूटैक्टिक मिक्सचर हैं, ये एमएससी का क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं ये कहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो हार्ड था, बहुत ही मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था। प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, बायोलॉजी में इससे बदतर हाल था, उसमें सब कुछ पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे उसमें भी। सो जो यहाँ पर ये यूटैक्टिक मिक्सचर हैं, जब मैंने इसको अभी सर्च किया तो ये हायर क्लासेस का कोई कंसेप्ट है, 11th एंड 12th में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, एज पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो बी जो स्टेटमेंट बी है ये गलत स्टेटमेंट है, और हमको यही ढूंढना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसने इनवर्सली लिखा है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एज पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की होती हैं, आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर अगर मैं वो रिलेशन लिखूँ, ई के इज इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 kT। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ना कि इनवर्सली, लेकिन इसने लिखा है इनवर्सली। तो यही इसमें गलत स्टेटमेंट है।